वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी का जो इरूटिडिया है इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट है जिसका इरूटिडिया था, तो इस साथ सेट नंबर हम लोग 4 करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं? सोतुतझई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पाई बस्ती के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। सामान्यतः हड़प्पा स्थलों की बस्तियां 2 भागों में विभाजित होती थी। सही है, ठीक है। सामान्यतः हड़प्पा की बस्तियां 2 भागों में विभाजित होती थी। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना होता था जिसे दुर्ग कहा जाता था। दूसरा कहीं बड़ा लेकिन नीचे बनाया जाता था जिसे निचला शहर कहा जाता था। सही बात है, ये दोनों कथन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट में हमारा तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पाई समाधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पाई समाधान के बारे में, इन समाधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की धारणा के सबूत मिलते हैं। तो बिल्कुल जी मिलते हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी का मृतत्व के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास है। नहीं, ऐसा कोई बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था। ये जरूर था, आभूषण मिलते थे लेकिन बहुमूल्य धातु नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, अर्थात केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हड़प्पा काल में वस्तु और उसके प्राप्ति स्थान का मिलान करें। वस्तु है आपका संत कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इसमें जो आप देख रहे हैं संत जो है बालाकोट से प्राप्त हुआ है। लाजवर्द मणि ये जो है सोतुतझई से प्राप्त हुआ है। तांबा ये तो आप जानते ही हैं क्षेत्रीय से, और सोना कर्नाटक यानी दक्षिण भारत से। ठीक है, कर्नाटक से। हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। हड़प्पा का व्यापार के बारे में हम तो जानना है। तो हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था। बिल्कुल होता था। दिलमून के लेख में हड़प्पा तो मेलुहा कहा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, मेसोपोटामिया के लेख दिलमून में हड़प्पा के लिए प्रयुक्त हुआ था, लेकिन मेलुहा जो है नहीं कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। हड़प्पा के बाट थेलसरी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। नहीं, चर्ट नामक पत्थर से, थेलसरी नहीं, चर्ट नामक पत्थर से बनाए, चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे, अर्थात ये हमारा गलत हुआ। इन बाटों के निचले मानदंड दशमलव थे। नहीं, निचले मानदंड दशमलव नहीं थे। निचले मानदंड जो है द्विधारी थे, जबकि ऊपरी मानदंड द्विधारी प्रणाली नहीं, ऊपरी मानदंड जो है दशमलव थे। उल्टा लिख दिया है, इस कारण से ये भी गलत है, अर्थात न तो 1 और न 2। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन था। तो कौन सा असत्य है? तो पहला था नई बस्ती में आबादी बढ़ने लगी थी। सही बात है। हड़प्पा स्थलों के भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था। ये भी सही है। एक सुदृढ़ एती चरण के तत्व का अंत हो गया। ठीक है, तो ये भी सही है। हड़प्पाई बस्ती की संख्या कम हुई? नहीं, ये नहीं हुई है, ऐसा कोई कारण नहीं था, अर्थात तो है हमारा कौन सा आंसर हो जाए? आंसर हमारा डी नंबर हो जाए। असत्य पूछ रहा है, अब तो क्या पूछ रहा है? असत्य। यहाँ पर द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखा था? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताइए। SN राव, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, खोजकर्ता है और उससे संबंधित स्थलों का मिलान करें। RN राव, गलत है, RN राव होता, RN रंगनाथ राव। ये जो है लोथल का खोज दिए, लोथल का
एक मिनट, आर रंद एस आर नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पर रंदनाथ राव, आर एन राव, रंदनाथ राव, तो ये हो जाता आपका लोथल। बीबी पाल, ये हो जाता बीबी लाल तालीबंदा। एम आर मुदल जो है बहावलपुर, आर एस बिष्ट धौलावीरा। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सोरा था स्टेशन से नज़दीक है, हॉर्न बजेगा, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वीडियो बनाते हैं, हम डालते रहते हैं और ड्यूटी में होते हैं, तो उस समय भी थोड़ा सा हम ये सब करते रहते हैं। ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला था? तो जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर डी नंबर। ठीक है। प्राचीन अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। प्राचीन अभिलेख के बारे में, तो तथा प्राचीन अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में थे? नहीं, प्राकृत लिपि में थे। किस लिपि में थे? प्राकृत लिपि में थे। तमिल भाषा में भी अभिलेख हैं, तो ये बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है। अशोध्य अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। अशोध्य अभिलेख के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। अशोध्य अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में थे, बिल्कुल सही है। पूर्वोत्तर से मिले अभिलेख अरमेइक और यूनानी भाषा में हैं? नहीं, पूर्वोत्तर से नहीं, पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख, ये गलत है आपका। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये काशी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, काशी सम्मिलित नहीं, तो कौन, ये एक मिनट, कौन सम्मिलित है? तो देखिए उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी। ठीक है, उज्जैनी, तोसनी, स्वर्णगिरी, तक्षशिला, ये सभी शामिल थे, ये नहीं थे। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। प्रयाग प्रशस्ति के संबंध में, यह एक बृहद शिलालेख है? नहीं, ये शिलालेख नहीं, स्तंभ लेख था। ये स्तंभ, पता नहीं आज इतना हॉर्न क्यों मारा जा रहा है। प्रयाग प्रशस्ति प्राकृत भाषा में लिखी जाती थी? नहीं, प्रयाग प्रशस्ति प्राकृत भाषा में नहीं, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर न तो 1 और न ही 2, दोनों कथन असत्य हैं। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई थी? तो जातक जो है बौद्धों का ग्रंथ था, बौद्ध जो है पाली में लिखा गया था, जबकि जैन का भाषा जो था प्राकृत था, जैन का प्राकृत, अर्थात अर्धमध्य। ठीक है। मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में किया गया? मनुस्मृति का संकलन जो है था 2000 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक किया गया था। ठीक है। पुरुष सूक्त, जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का अंश शामिल है, किस वेद से मिलता है? ठीक है, ये जो है ऋग्वेद से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौद्ध संत तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश के विरुद्ध थे, बिल्कुल ऐसा था, प्रारंभ में विरुद्ध थे। जिन बौद्ध भिक्षुनी ने निवारण प्राप्त कर लिया उसे थेरी कहा जाता था, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अलबरूनी तो भारतीय समाज को समझने में 3 अवरोधों का सामना करना पड़ा। तो देखिए ये जो है भाषाई अवरोध का सामना करना पड़ा, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी, इसका अवरोध का सामना करना पड़ा, धन की कमी उसके पास नहीं थी, क्योंकि धन उसके पास दिया जा रहा था। तो अर्थात 1 और 2 देखते हैं, ऑप्शन नंबर 8 एंड 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तथा इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इब्न बतूता जो डाक व्यवस्था के प्रथा का वर्णन किया है उसके बारे में। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है, बिल्कुल है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा जाता था, याद रखिएगा, अश्व डाक व्यवस्था तो उलूक कहा जाता था। पैदल डाक व्यवस्था तो दावा कहा जाता था। तो ये भी सही है और ये भी सही है।
पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी, बिल्कुल सही है। ये रिले रेस की जैसा होती थी, रिले रेस जैसा होती थी, ठीक है। विशेष जब अब तो हम एनसीईआरटी बताएंगे, तो तब तक हमारे चैनल तो सब्सक्राइब कर ले अगर अभी वीडियो देख रहे हैं तो। आइए, तो ये तीनों हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी। ट्रेवल इन मुगल एम्पायर किसने लिखी थी? ट्रेवल इन मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? फ्रांसवा वार्नियर। तो वार्नियर आपको याद रखना है, ठीक है। प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत तो किसने विकसित किया? यह मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन नंबर सी। फिर ये कथन वाला आता है, हाई निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ सत्य कथन देखना है। मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता है, तो बिल्कुल होता है। मध्यकालीन में दासों का इस्तेमाल मुखबरी में किया जाता था, बिल्कुल किया जाता था। वर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से जानकारी दिया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ANP इंफॉर्मेशन वर्ल्ड जो है आपका ये है टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाते विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीर से परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन चुनना है। इसका उद्भव 13वीं शताब्दी में हुआ, कर्नाटक 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ नहीं, 13वीं शताब्दी में हुआ, 12वीं शताब्दी में हुआ था। तब हुआ था 12वीं शताब्दी में हुआ था, तो ये गलत हो गया। वे अपने मृतकों तो विधि पूर्वक दफनाते थे, बिल्कुल दफनाते थे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, मध्यकाल में मालाबार तट पर बसे मुसलमान यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। मुसलमान यात्री के बारे में विचार करना है। वे स्थानीय मलयालम भाषा तो अपनाएं, बिल्कुल सही है। हालांकि स्थानीय आचारों जैसे मातृतुल्यता तो न अपना तो पितृसत्ता के विचारों पर बल दिया नहीं, ये गलत है। पितृसत्ता पर बल नहीं दिया, मातृतुल्यता पर ही बल दिया था, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल ए सही है। तथा सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। सूफी मत, ठीक है, इन्होंने धर्माचार्यों द्वारा दी गई कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की, तो ये बिल्कुल सही है। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर किया था, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, यानी कि सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। किस सिद्ध गुरु की रचना तो अंतिम रूप से शामिल कर सिद्धों के धार्मिक ग्रंथ तो गुरु ग्रंथ साहिब नाम दिया गया, तो ये दिया गया था गुरु तेज बहादुर की। मीरा के गुरु कौन थे? तो रैदास। हम्पी के भवनावशेष की खोज किसने किया था? हम्पी के भवनावशेष की खोज किसने किया? तो टॉलिन मैकेंजी ने किया था, ठीक है, 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में कृष्णदेवराय ने अपने मां के नाम पर 30 नगर की स्थापना किया। नागलपुरम या नादलापुरम दोनों सही है। चलिए, ये भी कथन वाला है आपका। मुगल साम्राज्य में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे, ये सही है। 17वीं शताब्दी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते थे, शुद्धतास्त्र और पाहितास्त्र, ये भी सही है। पाहितास्त्र वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों के ठेके पर खेती करने जाते थे, सही है, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। मुगलकालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियां लोग होते थे, तो बिल्कुल होते थे समाज में। सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था, बिल्कुल ये भी होता था। मुगल काल में ये दोनों व्यवस्था थी, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। असम में पायत क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले तो पायत कहा जाता है। जमीन के बदले सैनिक सेना देने वाले तो पायत कहा जाता है।
मुदलतालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर के लिए निर्धारित रकम तो जमा कहा जाता था, कर के लिए निर्धारित रकम तो जमा कहा जाता था, ये सही है। अमील दुदार राजस्व कर वसूलने का कार्य करते थे, ये भी सही है। तिथियर नगद भुगतान द्वारा ही कर अदा कर सकता था, ये गलत है। अनाज के द्वारा भी कर भुगतान, नगद नहीं, अनाज का भी विकल्प था, ठीक है, अर्थात ये गलत हो गया था, यानी कि 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए है। इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद दुष्प्रारंभिक दशकों में जमींदारी अपनी राजस्व मान तो अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसके कारणों के संदर्भ में असत्य तथन जाते अंतरे। देखिए इसमें हम आंसर बता देते हैं, आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा हम टाइम दे देते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाता है सी नंबर। राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिसे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व जुटाने में कठिनाई होती थी। आप पढ़ लीजिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया? तो क्या क्या प्रयास किया भाई? तो देखते हैं। जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों तो बंद कर दिया, बिल्कुल सही बात था। सीमा शुल्क बढ़ा दिया, नहीं, सीमा शुल्क तो ही समाप्त कर दिया। न्यायिक स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई, ये भी सही है, यानी 1 और 3 हमारा सही है। जोतदार किन्हें कहा जाता था? ठीक है, तो धनी वर्ग के किसानों तो जोतदार कहा जाता था, और अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों तो जंगल महलों में बसने का निमंत्रण क्यों दिया? असत्य तथन जाते हैं, असत्य चुना है। तो जब भी असत्य चुना रहेगा हम बता देते हैं कि उसका आंसर क्या होता है। उनका आंसर है हम तो डी नंबर। संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे, नहीं, वन संपदा सुरक्षित कैसे रख सकते थे? वो तो अंधाधुंध पेड़ों और वृक्षों तो काटते थे। राजमहल की तलहटी में 30 वर्ष एक काफ़ी बड़े इलाकों तो दामिन ए तोह के रूप में सीमांकन कर दिया। ये जो है आपका 1832 में कर दिया गया था। पहाड़ी लोग खेती के अपने तरीके झूम खेती तो आज ही सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सकते? इसका क्या कारण है? तो संथालों के राजमहल की पहाड़िया पर बसने के कारण, संथाल वहाँ राजमहल की पहाड़िया पर बसे हुए थे, जिसके कारण उनकी खेती आगे नहीं बढ़ी। सर्वाधिक उर्वर जमीन उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। हाय, परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों तो ऋणदाता के शोषण से बचाने के लिए पारित किया, ठीक है, तो ये हमारा सही है। इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य हो जाए, तो ये सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो हमारा आंसर हो जाएगा। दत्तन दंदा रिपोर्ट 30 वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई, ठीक है, तो ये तब पेश किया गया था 1878 में। 1858 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सी भूमि में तोल आदिवासी का नेतृत्व किसने किया था? तोल आदिवासी का नेतृत्व किसने किया था? तो दोनों ने किया था, दोनों ने। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कथन लॉर्ड कैनिंग का था, ये गलत है, लॉर्ड डलहौजी का था, लॉर्ड डलहौजी का था। यह भारतीय साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया था, नहीं, ये अवध की रियासत के बारे में बोला गया था, अवध की रियासत के बारे में, अवध की रियासत, अर्थात हमारा ये भी गलत है, यानी कि न तो 1 और न ही 2। तथा है साहित्य संधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। साहित्य संधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है, तो हम असत्य कथन में हम बता देते हैं, सहयोगी पक्ष किसी और शासक के साथ संधि तो कर सकते थे, नहीं, किसी के साथ संधि नहीं कर सकते थे, संधि नहीं कर सकते थे।
परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा, न संधि कर सकते थे, न युद्ध में हिस्सा ले सकते थे। ये इसका आंसर है। देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया? ठीक है, तो ये कथन जो है अवध के विलय के संदर्भ में कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी। एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था तब शुरू किया गया था, तो ये 1856 में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित विचारों पर प्रकाश विचार करें, तो ये कहता है शाहमहल मध्य प्रदेश के बड़ौत प्रगन्ना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। गलत, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के नहीं, उत्तर प्रदेश के बड़ौत प्रगन्ना के रहने वाले थे शाहमल। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था, तो ये आपका सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित घटनाओं तो तारतम्य निर्धारण अवरोही क्रम में लिखे। चंपारण का नील दर्रा 1917, अहमदाबाद 1918, खेरा भी 1918, प्रथम विश्व युद्ध 1914। इस अनुसार से आप जब सजाइएगा तो ये दोनों एक साथ होगा, लेकिन इसमें भी दोनों ये हैं, क्या था, टैल कर रहा है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध, यानी 4 नंबर हम तो पहले आएगा, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं, 4 के बाद हम तो आ जाएगा चंपारण नील सत्याग्रह, तो 4 के बाद ये दोनों ऑप्शन में मिल रहा है। उसके बाद अब तो आ जाएगा अहमदाबाद मिल आंदोलन, पहले हुआ था, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा। महात्मा गांधी का जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखा था? ठीक है, तो ये लिखे थे लुईस सीसर ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा प्रश्न है कि 1922 में गांधी जी तो सजा सुनाने वाले जज कौन थे, जो 1922 में गांधी जी को सजा सुनाए थे? ये थे जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, हम देख लेते हैं आगे। क्या था असत्य कथन जो चुनना है इसमें। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद तो एकदम परिवर्तित कर दिया। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गांधी जी के आगमन से पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यम वर्गीय था। ये बिल्कुल कथन सही है, मतलब ये गलत कथन नहीं है। महात्मा गांधी आम जन की तरह वेशभूषा धारण करते थे, ये भी कथन सही है, लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है गलत कौन है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवारों को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो बिल्कुल भूमिका निभाई थी, अर्थात इसमें से न तो 1 और न ही 2 हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त में से तो ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ। लखनऊ में नहीं बोल रहा है, लाहौर अधिवेशन 29 में लाहौर में हुआ था, तो ये गलत हो गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मानती नहीं, बिल्कुल सही है, अर्थात हमारा जो है आंसर जो है असत्य पूछ रहा है, तो असत्य केवल 1 नंबर है। चलिए 54 नंबर चलते हैं। अब दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस यात्रा तो यूरोप और अमेरिका प्रेस ने व्यापक कवरेज दी, तब बिल्कुल दी थी। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, तो बिल्कुल लिया था, ये भी सही कथन, यानी कि गलत चुनने के लिए कह रहा है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, अर्थात हमारा आंसर ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 30 वर्ष लंदन में आयोजित हुआ, तो ये हुआ था 1931 में आयोजित हुआ था। पहला जो है 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिए थे, जबकि गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें तथा सत्य कथन कौन था। ये चुनाव 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली की घोषणा के आधार पर हुए थे।
सही है। व्यस्त मताधिकार के आधार पर चुनाव में कांग्रेस तो 11 में से 8 प्रांतों में सफलता मिली, तो व्यस्त मताधिकार नहीं हुआ था, सीमित प्रतिनिधित्व मताधिकार हुआ था। अर्थात हमारा तो है ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ये तो हमारा सही है, तो अर्थात ये लीजिए। चलिए, त्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। देखिए, क्वेश्चन होता है कि कई बार हम पढ़े हुए होते हैं, तो इस कारण से बोलने की संदर्भ में संबंध का संदर्भ जो है उच्चारण हो जाता है, तो उससे आप डोंट माइंड लीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स तो भारत भेजा था। पहले तो शामिल तो ये लिया था, तो पूछने की क्या ज़रूरत थी, गलत कथन है। कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय तो सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीयों को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। ये बात सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाया? 16 अगस्त 1946, तो ऑप्शन नंबर बी। जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये बात बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। नेहरू ने ही तिरंगे झंडे का प्रस्ताव पेश किया था, यस, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। चलिए, 53 के बाद 59 के बाद 60। भारत सरकार अंतरिम के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव, बेनेदन नरसिंह राव। भारत सरकार अंतरिम के मुख्य योजनाकार कौन थे? तो HN मुखर्जी। अब है आपका निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें और तथा सत्य कथन कौन है। संविधान के मसौदे में विषयों की 3 सूची बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ठीक है, ये हमारा सही जवाब है, तीनों सूची बनाइए। खनिज पदार्थों के विषय तो राज्य सूची में रखा है, राज्य सूची नहीं केंद्र सूची में रखा गया, केंद्र सूची में रखा गया, ठीक है। तो हमारा जो है ये गलत हो जाएगा। और अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार तो राज्य से सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है, तो ये बिल्कुल सही है, अर्थात 1 और 3 हमारा करेक्ट आंसर है। संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। आय कर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांटी जाती थी, तो ये बिल्कुल बांटी जाती थी। संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकार के अधीन रखा जाता था, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, सी नंबर। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अम्बेडकर सत्यों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे, ये जो है स्टेटमेंट गलत है, ये एकीकृत व्यवस्था चाहते थे, एकीकृत, जबकि शक्ति का पृथककरण गांधी जी चाहते थे। ज़्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे, बिल्कुल, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा टेबल 2। अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? 16 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय होम रूल लीग के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए? तो नहीं, इससे पहले ही ये आ चुके थे, इसलिए गलत है। इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया, ये बात सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। ये क्रमित व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती थे, बिल्कुल हिमायती थे। मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता था, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। सत्य तथ्य कह रहा है। कैबिनेट मिशन ने एक ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी, ठीक है।
तो ये स्टेटमेंट सही है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया, ये बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन जो है 1940 में भारत आया था, ये भी याद रखिएगा। अर्थात 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्न में किस घटना से है? ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्नलिखित में किस घटना से है? तो अमेरिका के मूल निवासियों के जबरदस्त विस्थापन थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। सत्य कथन चुनना है। पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे, ये सही है। ब्रिटिश दार्शनिक जिया जॉर्ज रूसो, ब्रिटिश नहीं था ये, फ्रांसीसी दार्शनिक था। पहले तो यही गलती हो जाए, फ्रांसीसी दार्शनिक था। रूसो सभ्यता के इस मापदंड के तो विपरीत मानते थे, बिल्कुल तो है फ्रांसीसी होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, नहीं जब अभी स्टेटमेंट गलत है। अर्थात केवल ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता 30 वर्ष दी थी, ठीक है, तो ये 1781 में दिया था। हाँ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दास प्रथा से संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, ठीक है। दक्षिणी राज्यों ने दास प्रथा का विरोध किया क्योंकि उनका अर्थतंत्र दासों पर नहीं टिका हुआ था, ठीक है। देखिए, दक्षिणी राज्य ने दास प्रथा का विरोध नहीं किया था क्योंकि उनका अर्थतंत्र जो है, 1 मिनट, दक्षिणी राज्य जो है, दक्षिणी राज्य ने दास प्रथा का विरोध किया क्योंकि उनका अर्थतंत्र दासों पर नहीं टिका हुआ था। ये गलत स्टेटमेंट है आपका। दास प्रथा का जो है वो समर्थन किया था, विरोध नहीं किया था, क्योंकि उनकी दास प्रथा यहाँ से नहीं हटा दे, यहाँ से जो है विरोध हटाते, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता। दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में दृढ़ युद्ध हुआ, बिल्कुल। उत्तरी भारत चाहता था कि दास प्रथा रहे और दक्षिणी भारत चाहता था कि दास प्रथा खत्म हो जाए, ठीक है। उत्तरी भारत चाहता था कि दास प्रथा खत्म हो जाए, उत्तरी भारत समर्थक नहीं था, जबकि दक्षिणी भारत समर्थक था, ठीक है। चलिए, तो इसमें इसकी और समझ लीजिए, उत्तरी राज्य जो है हमेशा चाहता था दास प्रथा समाप्त हो जाए, जबकि दक्षिणी राज्य जो है चाहता था दास प्रथा रहे। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी सही। मैटिन्सो का विद्रोह किस देश में हुआ? तो मैटिन्सो का विद्रोह जो है हमारा कनाडा में हुआ था, ठीक है। देखिए जाता है अमेरिकी मूल निवासी के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। और यहाँ चाहता है जी सत्य कथन कौन सा है, सत्य कथन की पहचान आपको करना है, ठीक है। सत्य कथन कौन सा है? चलिए तो हम पढ़ते हैं, सत्य कथन तो ढूंढते हैं कौन है हमारा। पहला 1934 का इंडिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ, ठीक है। 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ। क्या यह स्टेटमेंट आपका सही है, ये आपका जो है कि नहीं, इस बात को देखना है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है सही है। चलिए, तथा दूसरा कथन 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की थी, उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपरा में दखलंदाजी नहीं किए जाएंगे। तो ये भी सही है, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। आइए, तथा ऑस्ट्रेलियाई बस्ती तो स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला? ऑस्ट्रेलियाई बस्ती तो स्वशासन का अधिकार किस वर्ष मिला था? 1850 में मिला था, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश सरकार हमेशा ऑस्ट्रेलिया की जमीन तो टेरा न्यूक्लियस कहती आई थी। टेरा न्यूक्लियस का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो टेरा न्यूक्लियस का मतलब होता है जो तेरा नहीं वो किसी का नहीं, यानी कि जो किसी की नहीं, जो किसी की नहीं। पहला अफीम युद्ध, चलो
73 नंबर क्वेश्चन, पहला अफीम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो पहला अफीम युद्ध 1839 में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सत्य तथ्य का चयन करना है, ठीक है। इसकी स्थापना 1920 रूसी क्रांति के कुछ समय बाद में हुई थी। 1920 में नहीं, 1923 में हुई थी, ठीक है। माओ से तुंग ने क्रांति के कार्यक्रम तो किसानों पर आधारित करते हुए रूस से एक अलग रास्ता चुना, ये सही है, ऑप्शन नंबर केवल बी। पीपुल्स कम्युनिस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। यह चीन में औद्योगिकीकरण की गति तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों का सामूहिक प्रयास था, तो ये बिल्कुल था। यह प्रयास कृषि के क्षेत्र में भी किया गया, ये बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। 1960 की अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित है? तो ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है, अप्रैल क्रांति 1960 की। चलिए आइए, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो जगदीप धनखड़, ऑप्शन नंबर ए। अयोध्या राम मंदिर की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। इसका निर्माण वास्तुकला की नादिर शैली में किया गया, बिल्कुल सही है। बंसी, पहाड़, गुलाबी, बलुआ पत्थर का उपयोग जरई कार्य के लिए किया गया, नहीं, इसका प्रयोग नहीं, संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया जाता है, संगमरमर मरमर, वही मतराना की थान में। निर्माण में लोहे का उपयोग नहीं किया जाए, बिल्कुल, लोहे के प्रयोग से हमेशा बचा गया है इसमें, तो ये स्टेटमेंट सही है। मंदिर में कुल 5 मंडप थे, बिल्कुल 5 मंडप थे। 5 मंडप का नाम सुन लीजिए, नृत्य मंडप, रंग मंडप, शुभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। यानी कि हमारा 1, 3 और 4 हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में 32 महत्वपूर्ण जल निकायों पर फ्रांस की तटरेखा है, यानी कि फ्रांस का तटरेखा 2 सागरों से छूती है, ये बोला जाए तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। चलिए आइए, छोटा हो जाए। तथा निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई किसी विदेशी देश की वास्तविक संपत्ति और व्यवसायों में निवेश है, जैसे कि कारखाना, भूमि, बुनियादी ढांचा परियोजना। देखिए, कारखाना, भूमि, बुनियादी ढांचा परियोजना, इस सब में जब निवेश करिएगा तो इसको एफपीआई कहते हैं, एफपीआई कहते हैं, ठीक है। एफडीआई कहते हैं, एफडीआई। जबकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई किसी विदेशी देश की म्यूचुअल परिसंपत्ति जैसे स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में, देखिए ये कहलाता है एफपीआई, उल्टा दे दिया है एफपीआई, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। एफपीआई की निवेश का एक निष्क्रिय रूप माना जाता है, जबकि एफडीआई तो निवेश का एक सक्रिय और दीर्घकालिक रूप माना जाता है, ठीक है। तो ये सही है। एफपीआई में एफडीआई की तुलना में अधिक स्थिरता और जोखिम है, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। तो यानी कि 2 और 3 हमारा सही होता है। चलिए, एंड टू एंड इंक्रिप्शन E2E के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। देखिए, व्हाट्सएप चैट में भी ऐसा रहता है, आप लोग जाते देख सकते हैं। आइए, इसमें क्या है? E2E का मुख्य सिद्धांत प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक डेटा तो इंक्रिप्ट करना है, जिससे यह किसी और के लिए पहुंच योग्य नहीं हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप उपयोगकर्ता संदेशों को सुरक्षित करने के लिए E2E का उपयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। उपयोगकर्ता के लिए E2E इंक्रिप्शन का प्राथमिक लाभ तेज डाटा ट्रांसमिशन गति है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यानी कि केवल 1 और 2। आइए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तथा वाइब्रेंट इंडिया के लिए PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। यह अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और विमुक्त धूमंतु जनजाति के छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है, बिल्कुल है, ठीक है।
केवल कक्षा 9 या कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्रों तो ही इस छात्रवृत्ति को पाने के लिए पात्र माने जाएंगे? बिल्कुल सही है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नहीं, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ठीक है, तो छत पर लगे सोलर पैनल से। बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 एतल का खिताब किसने जीता? ताई क्यों इन, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए 30 देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया है, तो ये ओमान के साथ। निम्नलिखित में किसे जननायक के नाम से जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर। भारत रत्न पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मानव प्रयास के लिए किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए व्यक्तियों को स्वीकार करता है। ये बिल्कुल सही है। यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये भी सही है। इसमें 5 लाख रुपये का आर्थिक अनुदान मिलता है। नहीं, इसमें कोई राशि नहीं मिलती है, कोई भी राशि नहीं मिलती है। संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम से उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, अर्थात 1, 2 और 4, ये 2 और 4 हमारा सही आंसर है। जल जीवन मिशन JAM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तथा जी कौन सा सही कथन है? इसका प्राथमिक लक्ष्य भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण समुदायों के लिए केंद्रीकृत जल उपचार संयंत्र स्थापित करना भी है? नहीं है। जल प्रबंधन में सामूहिक भागीदारी मिशन की एक प्रमुख विशेषता है। सही है। 1 और 3 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो जैनिक सिनर। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसी तो DLI चाहते हैं। DLI डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव। इसका उद्देश्य स्टार्टअप और MSME के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन बुनियादी ढांचे तक पहुंच तो मजबूत करना और सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, तो देखिए ये सेमीकंडक्टर के लिए है। ठीक है, ये जो है सेमीकंडक्टर के लिए। 1 मिनट, नहीं ये सही है, ये तो सही है, ये सही। एबेंडेड सॉफ्टवेयर डिजाइन सामग्री विज्ञान अनुसंधान और अर्धचालित उपकरण निर्माण DLI योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र है। तो देखिए एबेंडेड सॉफ्टवेयर ये नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से ये हमारा गलत हो जाता है। यह सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना के लिए भी फंडिंग देता है, तो ये फंडिंग नहीं देता है। फैब्रिकेशन प्लांट के लिए फंडिंग नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ये है। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन नंबर बी। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 30 राज्य में आयोजित किया। ठीक है, तो ये किया था आप तो हरियाणा में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? इस समय भारत के दौरे पर हैं। ये कौन थे? तो डेनिस फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर बी। सीमा सुरक्षा बल BSF के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इसका कार्य आतंकवाद विरोधी अधिनियम चलाना है। बिल्कुल है। यह चीन और नेपाल के साथ भारतीय सीमा की रक्षा के लिए जिम्मेवार है। चीन के साथ तो है, लेकिन नेपाल के साथ नहीं। नेपाल के साथ SSB आता है, नेपाल और भूटान के साथ। यह भारत के केंद्रीकृत सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। बिल्कुल सही है, अर्थात हमारा 1 और 3 सही आंसर है। संसद श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाए? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, 100 नंबर। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। हेपेटाइटिस A मुख्य रूप से रक्त आधान के माध्यम से फैलता है? ये नहीं। हेपेटाइटिस एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से लीवर में सूजन के कारण बनता है। सही है।
हैवियोर हेपेटाइटिस ए के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है, ये भी सही है, अर्थात 2 और 3। अगर किसी भी बुक का PDF आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर 9708867151 पर कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ANP इंफॉर्मेशन वर्ल्ड सर्च करें, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं, वहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं हमारे लिंक को और ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम आप लोगों से, तब तक के लिए इसे एक बार शेयर जरूर करें। धन्यवाद।